नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदिन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपकृत विधि का उद्भव एवं विकास। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जानें अपकृत विधि का उद्भव एवं विकास। भारत में अपकृत विधि के उद्भव का इतिहास सन 1726 के चार्टर से जुड़ा हुआ है। सन 1726 के चार्टर के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी नगरों में आंग्ल न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिन्हें मेयर कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये न्यायालय कॉमन लॉ के अधीन कार्य करते थे। भारत में भी कॉमन लॉ को ही लागू किया गया था, लेकिन न्यायालय को वह निर्देश थे कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ही कॉमन लॉ को लागू किया जाए। कॉमन लॉ को लागू करने में साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता था। अपकृत विधि में कॉमन लॉ का एक अभिन्न अंग माना गया है। भारत में भी इसी संदर्भ में इसे लागू किया गया था, लेकिन इतना अवश्य ध्यान में रखा जाता है कि यह भारतीय परिवेश में अर्थात भारत की परिस्थितियों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुरूप लागू हो। इस संदर्भ में एक केस है बघेला बनाम मोदीन 1887 एक बम्बई 551 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया था कि साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों का अर्थ इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियमों के अनुसार लगाया जाए, किंतु भारत की परिस्थितियों एवं रीति रिवाजों के अनुरूप। आगे चलकर नवल किशोर वर्सेस रामेश्वर AIR 1955 इलाहाबाद 591 के मामले में यह कहा गया कि इंग्लैंड की अपकृत विधि के नियमों को भारतीय परिवेश में अर्थात जहाँ की परंपराओं, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में अपकृत विधि की प्रयोज्यता आंग्ल विधि की देन है। सन 1726 से आज तक भारतीय न्यायालयों में यह विधि प्रयोज्य होती रही है, लेकिन इसके विकास की गति अत्यंत धीमी है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विधि का संहिताबद्ध नहीं होना। दूसरा, विधि की अनभिज्ञता। तीसरा, निर्धनता। चौथा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। तथा पांचवा, व्यवसाध्य एवं विलंबकारी न्याय व्यवस्था। विधि का संहिताबद्ध नहीं होना। भारत में अपकृत विधि के विकास की धीमी गति का मुख्य कारण इसका संहिताबद्ध नहीं होना है। संहिताबद्ध नहीं होने से न्यायालयों के समक्ष सदैव अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा कार्य अपकृत की परिभाषा में आता है और कौन सा नहीं। इसका विनिश्चय या तो पूर्व दृष्टांतों के आधार पर किया जाता है या फिर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर। भारत में आज भी यह कॉमन लॉ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। ईस्टर्न एंड लिमिटेड वर्सेस प्रीमियम ऑटो लिमिटेड 1962 बम्बई LR 183 के मामले में यह कहा गया कि भारतीय न्यायालयों में अपकृत विधि को अभी भी साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अब भारत में भी यह विधि धीरे धीरे प्रचलन में आने लगी है। खास तौर से चिकित्सीय लापरवाही के अनेक मामलों में अपकृत विधि को लागू किया गया है। विधि एवं अधिकारों की अनभिज्ञता। अपकृत विधि के विकास के मार्ग की दूसरी बाधा जनसाधारण की विधि एवं अधिकारों की अनभिज्ञता है। यहाँ के अधिकांश लोग अशिक्षित एवं निरक्षर हैं। उन्हें ना तो देश की विधियों का ज्ञान है और ना ही अपने अधिकारों का। यही कारण है कि अपने अधिकारों का अतिक्रमण होने पर भी वे न्यायालय में दस्तक नहीं दे पाते।
संविधान के अनुच्छेद 39 का में निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा ने भी अब अपकृत विधि की प्रयोज्यता को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। अपकृत विधि के अंतर्गत किसी मामले में कार्य का हेतु नहीं बल्कि कार्य महत्वपूर्ण है। अपकृत विधि के अंतर्गत कार्य को महत्व प्रदान किया गया है, हेतु को नहीं। यदि किसी कार्य से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे कार्य को अनुयोज्य अर्थात वाद योग्य माना जाएगा, चाहे उसका हेतु कुछ भी रहा हो। अपकृत विधि में हेतु का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। किसी कार्य को करने का हेतु अच्छा होने पर भी यदि उससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह अपकृत विधि के अंतर्गत अनुयोज्य होगा। हेतु, आशय अथवा उद्देश्य का महत्व आपराधिक अर्थात दंडिक विधि में है। आपराधिक विधि का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत अथवा सूत्र है कि अपराध के गठन के लिए दूषित मन होना आवश्यक है, अर्थात स्वयं किसी कृत्य से अपराध का गठन नहीं होता है, इसके लिए आपराधिक मन स्थिति का होना आवश्यक है। एक्टस नॉन फेसिट रिनम नीसी मेंसिट रिया, इस सूत्र से स्पष्ट है कि मानसिक तत्व अर्थात हेतु, दुराशय, आशय, उद्देश्य, लक्ष्य, प्रेरणा आदि केवल अपराध के गठन के लिए सारभूत है, अपकृत के लिए नहीं। अपकृत के लिए जो कुछ आवश्यक है वह है विधिक अधिकारों का उल्लंघन। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। एक फर्म में बी ए की अनुमति के बिना प्रवेश करता है और उस फर्म में बने जलाशय का आनंद उठाता है, जिससे ए को कोई हानि नहीं होती है। बी का वह कृत्य अपकृत विधि के अंतर्गत अनुयोज्य होगा, क्योंकि बी के इस कृत्य से ए के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। यहाँ बी का आशय अथवा हेतु नहीं देखा जाएगा, लेकिन यदि बी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाना है तो निश्चित ही बी के हेतु अर्थात आशय को देखना होगा। यदि बी का आशय ए के फॉर्म में कोई अपराध कारित करने का रहा है तो वह आपराधिक अत्याचार के लिए अभियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस संबंध में मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकिल्स 1895 SC 587 का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में प्रतिवादी किसी बात को लेकर वादी से नाराज था। प्रतिवादी ने अपनी भूमि में नलकूप बनाया ताकि वादी के कुएं का पानी सूख जाए, पर इस पर वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया, जो न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इससे वादी के किसी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं होगा। प्रतिवादी को अपनी भूमि में नलकूप बनाने का अधिकार है, चाहे उसका दुरुपयोग ही क्यों ना हो। लॉर्ड एशबर्न ने यह कहा कि हेतु का महत्व केवल अपराध के गठन में है, अपकृत में नहीं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे हेतु से ही किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अपकृत विधि के अंतर्गत उसके लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे हेतु से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता तो उसके विरुद्ध नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकेगा। ऐसा ही एक और मामला विल्किंसन वर्सेस डाउनटन 1897 QB 57 का मामला है। इसमें प्रतिवादी ने वादियों से मजाक करने की दृष्टि से उसे यह मिथ्या सूचना दी कि उसका पति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वह अस्पताल में है। इस सूचना से वादिनी को गहरी मानसिकता वेदना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वह बीमार पड़ गई और उसके बाल सफ़ेद हो गए। वादिनी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया। प्रतिवादी की ओर से बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने तो केवल मजाक किया था, उसका आशय वादिनी को क्षति पहुंचाने का नहीं था। न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्क को नहीं माना और कहा कि प्रतिवादी अपने मजाक के स्वाभाविक परिणाम को जानता था और उसी के कारण वादिनी को क्षति कारित हुई है।
इसलिए वह नुकसानी के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने यह भी अब निर्धारित किया कि अपकृत के मामले में आशय अथवा हेतु का कोई महत्व नहीं है। इसी तारतम्य में अगला केस देखते हैं। गुइले बनाम स्वान 1882, 19 जोन्स 3811 का एक और अच्छा प्रकरण है। इसमें प्रतिवादी ने एक गुब्बारे में बैठकर उड़ान भरी थी, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उसे वादी के उद्यान में उतरना पड़ा। प्रतिवादी को देखने के लिए कई लोग वादी के उद्यान में घुस आए, जिससे वादी के उद्यान को काफ़ी क्षति पहुंची। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसका आशय वादी को क्षति पहुंचाने का नहीं था, उसे तो संयोगवश अर्थात अपरिहार्य कारणों से वादी के उद्यान में उतरना पड़ा। न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना और इसे प्रतिवादी के कार्य का स्वाभाविक परिणाम मानते हुए उसे नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपकृत विधि में आशय या हेतु का कोई विशेष स्थान नहीं है। एक अन्य प्रकरण साउथ वेल्स माइनर्स फेडरेशन बनाम ग्लोमोर्गन कोल कंपनी 1950 SC 239 का है। इसमें वादी कोयले की खान का स्वामी था तथा प्रतिवादी श्रमिकों की एक यूनियन। प्रतिवादी यूनियन ने वादी के खान कर्मियों को छुट्टी के अधिकार की मांग करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसे वादी ने अपने व कर्मचारियों के बीच निष्पादित संविदा का भंग माना और प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद दायर किया। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसका उद्देश्य मजदूरी नियत कर कोयले की कीमतों को नियंत्रित करने का होने से अच्छा था, लेकिन न्यायालय ने प्रतिवादी का तर्क नहीं माना और कहा कि प्रतिवादी वे संविदा को भंग कराने के अपकृत के लिए उत्तरदायी है, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न रहा हो। इसके पश्चात एक और केस है एलन बनाम फ्लड 1988 SC फर्स्ट के मामले में यह निर्धारित किया गया कि अपकृत विधि में हेतु का कोई स्थान नहीं है। हेतु असंगत है, क्योंकि कोई भी कार्य केवल इसलिए अपकृत नहीं हो जाता कि वह दुराशय अथवा द्वेष भाव से किया गया था। न्यायालय कार्य देखता है, उसके हेतु को नहीं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपकृत विधि में कार्य महत्वपूर्ण है, हेतु नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपकृत विधि में कार्य अनियोज्य है, हेतु नहीं। अपवाद अपकृत विधि के उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद भी है, अर्थात निम्नलिखित मामलों में कार्य के साथ हेतु को भी ध्यान में रखा जाता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मानहानि, षड्यंत्र, क्षतिकारक मिथ्या व्यवदेशन, न्यूसेंस आदि। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।